नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की वन लाइनर बुक जो आईपीएस महेश कुमार बर्णवाल जी की है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। इसमें देख लेते हैं हम लोग, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ था प्रारंभ? इलाहाबाद की संधि से, जो 1765 में हुई थी। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? तो वॉरेन हेस्टिंग। देख लेते हैं, भारत में न्यायिक देवता का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रमुख जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1868 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा आयोग या लोक सेवा संबंधी आयोग, एचिंसन आयोग 1886 लॉर्ड डफरिन के समय में, ईस्टलिंगटन आयोग 1912 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में, ली आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया? तो ली आयोग के सुझाव पर। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद 1978 में। व्यक्तिगत का सिद्धांत या राजहड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया? तो राजहड़प नीति में कहा गया था कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुए, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होगा। जो रानी लक्ष्मीबाई थी कि उनके वो चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनका जो राज्य है वो कोई ना हड़पे। कंपनी उनके गोद लिए बच्चे को राजा मानने से मना कर रही थी, क्योंकि उन्होंने ये नियम पहले ही बना रखा था कि जब कोई अंग्रेजों के सहयोग से कोई राज्य का निर्माण होगा तो राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का कोई प्रावधान नहीं प्राप्त था। फिर रानी लक्ष्मीबाई ये चाहती थी कि उनके पति को जो पेंशन मिलती थी वो उन्हें मिले। और जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से यही आग्रह किया था उस समय कि उनके पिता की जो पेंशन है वह उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें मिले, लेकिन कंपनी ने ये सब चीजें ठुकरा दी थी, उन्होंने मना कर दिया था। रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया। तो आउटरम रिपोर्ट के आधार पर व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिकृत किए गए राज्य सतारा 1848, जयपुर 1849, संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852 और झांसी 1853 में। नागपुर 1854 में, अवध 1856 में किए गए थे अधिग्रहण। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि 18वीं सदी के मध्य ही राजाओं और नवाबों की ताकत क्या हुई थी? ये देखो अव्यक्त होने लगे, तो उनकी ताकत जो थी छुनने लगी, तो उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था, उनके राजस्व वसूली के अधिकार पर वह इलाके एक एक करके छिने जा रहे थे। उस टाइम जब द्वैत शासन आया था तो जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश प्रभुत्व भी ला दिया था। ये जो अवध है 1856 में गई, तो अवध ऐसी रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली
आखिरी रियासत थी जो अंग्रेजों के कब्जे में गई थी। उसके बाद कोई भी रियासत अंग्रेजों के कब्जों में नहीं गई थी। 1801 में क्या हुआ था कि अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी और 1856 में अंग्रेजों ने इस पे कब्जा कर लिया था। किस पे? अवध पे। चलिए आगे देखते हैं। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता आईपीएस किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग, जो 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग था। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। नेपाल पे 1816 में गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। सिंधु 1843 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो। भूटान 1865 और लॉर्ड लॉरेंस। वर्मा 1885 लॉर्ड डफरिन। एक लास्ट फैक्ट देख लेते हैं। 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑकलैंड। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित थे? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ हुई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता? तो वुड घोषणा पत्र को कहा जाता, जो 1854 में आया था। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो 1857 में की गई थी। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी में अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई? तो माइकल
मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो डी.के. कर्वे। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जेम्स टॉमसन के द्वारा। ये प्रमुख शिक्षा आयोग, चलिए देख लेते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में, जो लॉर्ड डलहौजी के समय में आया। हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में आया। रेले आयोग, विश्वविद्यालय आयोग 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में। सैडलर आयोग 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया। इंच कैप आयोग 1823 में लॉर्ड रीडिंग के समय में आया। हार्डिंग समिति प्राथमिक शिक्षा 1929 में लॉर्ड इरविन के समय में आया। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा में 1929 में आया लॉर्ड इरविन के समय में। सार्जेंट आयोग 1944 में लॉर्ड बेवेल के समय में। और राधा कृष्ण आयोग 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के समय में आया। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको टॉपिक समझ में आया है, तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।